गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नवीन चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बाड़मेर। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की तीसरी यूनिट का अगला टॉपिक करने जा रहे हैं। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था सेकेंडरी ग्रोथ में पाई जाने वाली एबनॉर्मलिटीज़। इस टाइम के अंदर अपन ने उत्पत्ति के आधार पर 4 तरह की एबनॉर्मलिटीज़ का वर्णन किया था। उसमें पहली जो एबनॉर्मलिटी थी वो उसका मूल कारण था असामान्य स्थिति के कारण पाई जाने वाली असंगतताएं या अपसामान्यताएं। अभी जो उसका अगला टॉपिक है वो है सामान्य स्थिति वाली कैम्बियम की असामान्य सक्रियता द्वारा। यानी पहला जो कारण था असंगतता का या असामान्य द्वितीयक वृद्धि का वो था असामान्य कैम्बियम की स्थिति, और दूसरा है कि यहाँ पर स्थिति तो सामान्य है लेकिन कैम्बियम की सक्रियता है वो असामान्य है। जैसे हम नोट करेंगे कि सामान्य स्थिति वाली कैम्बियम की असामान्य सक्रियता, यानी सक्रियता में असामान्य होने की वजह से जो नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ से अलग टाइप की ग्रोथ होती है उसके उदाहरण हम देखेंगे। तो पहला जो उदाहरण है वो है चौड़ी मज्जारश्मियों का निर्माण। चौड़ी मज्जारश्मियों का निर्माण या फिशर्ड जाइलम जिसको कहते हैं, ये अंतराफूलीय या इंटरफेसिकुलर एदा द्वारा केवल मृदुति की कोशिकाएं बनती हैं और जाइलम और फ्लोएम इसके द्वारा नहीं बनते। केवल मृदुति की कोशिकाएं बनने के कारण आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ तने का जो होल स्टेम है उसका टीएस देखेंगे तो उसमें हमें चौड़ी मज्जारश्मियाँ दिखाई देगी। इस तरह की चौड़ी मज्जारश्मियाँ या जो वाइड मेडुलरी रे हैं ये एरिस्टोलोकिया के प्लांट में या वाइटिस वेनिफेरा में दिखाई देती है। इसको हम दूसरे शब्दों में फिशर्ड जाइलम भी कहते हैं। चित्र में ये अपन अधिक स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। ये जो इसका कोशिकीय चित्र है, सेलुलर डायग्राम है एरिस्टोलोकिया का, इसमें आप देख सकते हैं कि जो फेसिकुलर कैम्बियम है अंतःफूलीय एदा, ये अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बना रही है। ये सेकेंडरी जाइलम है और ये आउटर साइड में सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण हो रहा है। जबकि जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है अंतराफूलीय एदा जो दो समान फूलों के मध्य में डेवलप होती है, ये भी अंदर की तरफ मेडुलरी रेज यानी मृदुति की कोशिकाएं बनाती है, बाहर की तरफ भी फ्लोएम की जगह ये मृदुति की कोशिकाएं का निर्माण करती है। यानी यहाँ पर जो फ्लोएम का निर्माण होता वो नहीं होता और इधर अंदर की साइड जहाँ जाइलम का निर्माण होना चाहिए था उसका निर्माण नहीं होता। केवल मृदुति की सेल्स होती है, मेडुल जो पैरेन्काइमेटस सेल होती है, इसकी वजह से चौड़ी मज्जारश्मियाँ दिखाई देती है। तो यहाँ पर मूल कारण है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का जाइलम और फ्लोएम नहीं बनाना। इस वजह से जो एरिस्टोलोकिया के प्लांट का अपन टीएस देखेंगे तो यहाँ पर अपने को टीएस में देखिए जो है यहाँ पर चौड़ी मज्जारश्मियाँ दिखाई दे रही है और ये फ्लोएम है सेकेंडरी, ये सेकेंडरी जाइलम है और सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जहाँ जहाँ पर पैरेन्काइमेटस सेल बनी थी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के द्वारा, वहाँ पर ये चौड़ी मज्जारश्मियों की ऐसी लाइनें दिखाई देती। सामान्यतः जो द्वितीयक वृद्धि होती है पादपों में उसमें इस तरह की इतनी चौड़ी मज्जारश्मियाँ या मेडुलरी रेज दिखाई नहीं देती। दूसरा जो उदाहरण है असामान्य सक्रियता के कारण होने वाले एबनॉर्मलिटीज़ का वो है जाइलम में फ्लोएम वेज। जाइलम में फ्लोएम वेज या खाँच का बनना। तो जाइलम टिश्यूज के अंदर फ्लोएम खाँचें बनती है। तो ये किस प्रकार बनती है देखिए, इसका उदाहरण अपने को मिलेगा बिग्नोनिया प्लांट्स में। यहाँ पर क्या होता है कि कैम्बियम असामान्य सक्रियता के कारण 4 विकर्ण बिंदुओं यानी आमने सामने के 4 बिंदुओं पर केवल बाह्य सतह पर द्वितीयक फ्लोएम बनाती है और अंदर की तरफ जो सेकेंडरी जाइलम बनना चाहिए वो
नहीं बनता है। अंदर की तरफ यानी भीतरी सतह पर द्वितीयक जाइलम नहीं बनने के फलस्वरूप 4 फनाकार वेज शेप्ड बेलन बन जाते हैं। इस स्थिति को हम बिग्नोनिया में जो पाई जाने वाली ये स्थिति है, इसको हम सेलुलर डायग्राम में देखेंगे कि ये जो सेकेंडरी कैम्बियम डेवलप हुई है यहाँ पर, ये सेकेंडरी कैम्बियम बाहर की तरफ लगातार सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है और अंदर की तरफ लगातार सेकेंडरी जाइलम बनाती है। ये सेकेंडरी जाइलम है, जबकि फ्लोएम वेज इन स्थानों के ऊपर ये यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम नहीं बनाए, केवल सेकेंडरी फ्लोएम बनाए और इसने यहाँ पर अंदर की साइड जाइलम बनाना बंद कर दिया। इसलिए ये कैम्बियम इस तरह से डिसकंटिन्यू हो गई और एक खांच का निर्माण होता है जो अपने को इस तरह दिखाई देगी। यहाँ पर ये नॉर्मल ग्रोथ हो रही है और ये स्थित जहाँ पर सेकेंडरी जाइलम बनना बंद हो गया है और वापस यहाँ पर नॉर्मल ग्रोथ हो रही। तो ये जो वेज या खांच बनी है, इस तरह की 4 खांचें बिग्नोनिया के प्लांट में हमने को टीएस में दिखाई देगी और इसका मूल कारण है कि सामान्यतः इन 4 जगहों से अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम का निर्माण बंद कर देती है। फलस्वरूप फ्लोएम तो बाहर नॉर्मल बनता रहता है सेकेंडरी फ्लोएम, लेकिन सेकेंडरी जाइलम बनना बंद हो जाता है। पूरे प्लांट का टीएस देखेंगे अपन ट्रांसफर सेक्शन, तो यहाँ पे अपने को सुस्पष्ट रूप से विकर्णों में यानी परस्पर आमने सामने 4 खांच दिखाई देगी। ये चारों खांचें अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम का बनना बंद होने की वजह से होती है। यहाँ पर ये जो कैम्बियम है ये ऐसे खांच का निर्माण करती है। ये चारों खांचें बिग्नोनिया प्लांट की ट्रांसफर सेक्शन का लाक्षणिक गुण है, कैरेक्टर है। इससे हम बिग्नोनिया के प्लांट को पहचान सकते हैं। तो ये याद रखने योग्य बिंदु है और इस तरह की जो है अपसामान्यता बिग्नोनिया में पाई जाती है फ्लोएम वेज या फ्लोएम खांच की। तीसरे तरह की जो असामान्यता है वो कैम्बियम की उत्तरोत्तर वलियों के बनने के कारण होती है। यानी कैम्बियम की प्लांट के अंदर सक्सेसिव रिंग्स बनती है, एक रिंग के बाहर की ओर दूसरी रिंग, फिर तीसरी रिंग, फिर चौथी रिंग बनती है। नॉर्मल सेकेंडरी ग्राफ में हम देखते हैं कि केवल एक कैम्बियम वलय बनती है प्लांट्स में और ये वलय लगातार अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम बनाती रहती है और तना की मोटाई बढ़ती रहती है। तो सिंगल वलय जो है कैम्बियम की एक सिंगल रिंग है, ये तो नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ का करेक्टर है और सक्सेसिव रिंग यानी एक के बाद एक वलय उत्तरोत्तर वलय जो है ये असामान्य प्रकार की द्वितीय वृद्धि का लक्षण है। पादपों में इस तरह की जो अपसामान्यता है वो सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। अतः ये सर्वाधिक पाई जाने वाली अपसामान्यता है। यहाँ पर सामान्य कैम्बियम जो है कुछ समय बाद निष्क्रिय हो जाती है और नई अपस्थानिक कैम्बियम का निर्माण कॉर्टेक्स के स्तर या बाह्य परिरंभ से होता है। तो परिरंभ की सेल या कॉर्टेक्स के भीतर की सतह की जो सेल से ये जो विभज्योत की हो जाती है और नई कैम्बियम का निर्माण करती है। अंदर की कैम्बियम की सक्रियता सीमित समय तक रहती है और एक समय के बाद अंदर की जो कैम्बियम है वो उसकी सक्रियता समाप्त हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर अपसामान्य जो स्थिति है या जो एबनॉर्मलिटी है वो अल्प समय हेतु असामान्य सक्रियता के कारण होती है। तो यहाँ पर स्थिति और सक्रियता, कैम्बियम की स्थिति भी बाहर की तरफ नई नई स्थिति होती है, स्थिति में भी परिवर्तन होता है और सक्रियता में भी परिवर्तन होता है। तो जो सक्सेसिव रिंग बनती है प्लांट्स में, इसका कारण कैम्बियम की स्थिति में भी परिवर्तन या असामान्य स्थिति और असामान्य सक्रियता दोनों है। यानी लगातार सक्रिय न होकर एक निश्चित समय के लिए अदा सक्रिय रहती है और फिर पुरानी अदा समाप्त हो जाती है, बाहर की तरफ नई अदा या नई कैम्बियम का विकास होता है। तो यहाँ पर स्थिति और सक्रियता दोनों में परिवर्तन के कारण या दोनों कारण है एबनॉर्मलिटीज़ की। इस तरह के उदाहरण में 3-4 प्लांट्स जो हैं उनमें मिलते हैं, जिसके उदाहरण अपन देखते हैं। बोराविया डिफ्यूजा, बोगेनविलिया, मिराबिलिस ज़ैलप्पा
अमेरेंथस और चेनोपोडियम में ये उदाहरण हमें मिलेंगे। तो इन प्लांट्स की जो आंतरिक संरचनाएं उनको देखा जाए तो सबसे पहले बोहराविया तने की टीएस अपन देखेंगे। इस टीएस में कुछ प्राथमिक असंगत संरचनाएं, यानी जब प्लांट का डेवलपमेंट होता है उसी समय उसमें एबनॉर्मलिटी पाई जाती है, उनको प्राथमिक असंगत संरचनाएं कहते हैं। तो बोहराविया तने की प्राथमिक असंगत संरचनाएं दो बड़े मेडुलरीज वेस्कुलर बंडल और उसके साइड में कुछ और छोटे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। तो मज्जीय पुल या मेडुलरी वेस्कुलर बंडल हैं, ये बोहराविया तने की प्राथमिक असंगत संरचना है। मेडुलरी पुल्स की प्राथमिक असंगत संरचना के बाद जो द्वितीयक वृद्धि के दौरान असंगत संरचनाएं डेवलप होती है वो हम इसमें देखेंगे कि जो कैम्बियम बनती है, ये कैम्बियम देखिए, ये जो कैम्बियम है यहाँ पर ये कुछ जगहों पर तो सेकेंडरी जाइलम बनाती है। देखिए यहाँ पर ये सेकेंडरी जाइलम बना रही है, लेकिन कुछ जगह पर यहाँ पर ये जो है संयोजी ऊतक यानी कॉन्जेक्टिव टिश्यू का निर्माण करती है। ये बीच बीच में संयोजी ऊतक का निर्माण हो रहा है, जो अपन वेस्कुलर बंडल बीच बीच में एल्टर हो रहे हैं, जाइलम के बीच बीच में अपने को संयोजी ऊतक कॉन्जेक्टिव टिश्यू का निर्माण दिखाई दे रहा है। इसकी वजह है कि जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है वो केवल संयोजी ऊतक का निर्माण करती है, अंदर की तरफ संयोजी ऊतक यानी मर्दूदकीय कोशिकाओं का निर्माण करती है। अंदर की साइड ये लिग्निफाइड पैरेन्काइमेटस सेल होती है, बाहर की तरफ नॉर्मल पैरेन्काइमेटस सेल होती है, जबकि जो इंट्राफेसिकुलर और या फेसिकुलर कैम्बियम है ये अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम बनाती है। ये सेकेंडरी फ्लोएम दिखाई दे रहा है हमको। इस तरफ ये वेस्कुलर बंडल के जस्ट बाहर की तरफ देखिए आप, सेकेंडरी फ्लोएम क्लियर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो है फेसिकुलर कैम्बियम है, अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम बनाती है, जबकि इंटरफेसिकुलर अंदर और बाहर जो है जाइलम और फ्लोएम का निर्माण नहीं करती है, संयोजी ऊतक का निर्माण करती है। इस तरह से हमें, और इस कैम्बियम का कुछ समय तक सक्रियता के पश्चात, जैसे ये कैम्बियम बनी है, कुछ समय सक्रियता के बाद इस कैम्बियम की सक्रियता समाप्त हो जाती है और बाहर की तरफ एक नई कैम्बियम का निर्माण होता है। इस तरह कैम्बियम की सक्सेसिव रिंग्स भी बनती है। तो इस तरह से सक्सेसिव कैम्बियम रिंग और संयोजी ऊतक और संवन ऊतक, इनके एकांतर क्रम में बनना, ये दो प्रकार की असामान्यताएं हमें बोहराविया तने के अंदर मिलती है। ठीक इसी तरह बोगेनविलिया के तने का अध्ययन करेंगे तो इसमें जो प्राथमिक असंगत संरचनाएं हैं वो थोड़ी अलग प्रकार की है। यहाँ पर जो मेडुलरी वेस्कुलर बंडल है, मज्जापुल है, वो समान आकार के होते हैं, बड़े छोटे नहीं होते, और पूरी जो अंदर की पित्त है इसमें बिखरे हुए रहते हैं। तो बिखरे हुए मेडुलरी वेस्कुलर बंडल ये बोगेनविलिया तने की विशेषता है। ये प्राथमिक असंगत संरचनाओं में आती है। वहीं इसकी द्वितीयक असंगत संरचनाओं में हम देख सकते हैं कि ठीक उसी तरह सेकेंडरी जो कैम्बियम है, ये कैम्बियम की वलय अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती है। यहाँ भी जो फेसिकुलर कैम्बियम है ये अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम बनाती है, सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है, जबकि जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, ये बीच की जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम अंदर की तरफ लिग्निफाइड कॉन्जेक्टिव टिश्यू और बाहर की तरफ फ्लोएम ना बनाकर मर्दूदकीय टिश्यू का निर्माण करती है। इस प्रकार हमें ये जो संयोजी ऊतक और संवन ऊतकों का एक एकांतर क्रम में निर्माण दिखाई देता है, और इसमें भी किसी एम्बियम की सक्रियता एक निश्चित समय तक रहती है, उसके पश्चात उस एम्बियम की सक्रियता समाप्त हो जाती है और उसके बाहर की तरफ परिरंभ या कॉर्टेक्स से नई कैम्बियम का निर्माण होता है
और सक्सेसिव कैम्बियम रिंग्स डेवलप होती है। तो उत्तरोत्तर कैम्बियम वलय का निर्माण बोगेनविलिया में भी होता है। तीसरा जो उदाहरण अपना था मिराबिलस जालप्पा का। मिराबिलस जालप्पा तने में हम देख सकते हैं कि मेडुलरी जो वैस्कुलर बंडल है वो बोगेनविलिया की तरह ही दिखाई दे रहे हैं, जबकि जो उत्तरोत्तर सेकेंडरी वलय हैं वो एक सेकेंडरी वलय के एक जो कैम्बियम है उसकी सक्रियता समाप्त होने के बाद नई कैम्बियम वलय का निर्माण होता है।